डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एक्ट। कॉन्शियस मीन्स पूरे होशो हवास में कॉन्शियस एक्ट। deliberate and conscious act. Suppose you would like to become a chartered accountant, or someone wants to become a manager for a particular company, or someone wants to become a IAS officer, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि सर हमें बैंक में जॉब करनी है, सो आप बैंक पीओ या बैंक मैनेजर, जो भी आपके पास बैंकिंग में भी आपको बहुत लोगों का इंटरेस्ट था, तो ये अपने आप नहीं होगा, ये बिल्कुल तुक्के में नहीं होने वाला है। यू हैव टू प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल अचीव योर टारगेट। सो इसीलिए मैंने कहा कि प्लानिंग को अगर हम दो शब्दों में डिफाइन करें तो यहां हमारे ये दो शब्द हैं, ये डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एक्ट है या कॉन्शियस एफर्ट है, राइट। और ये हम सबको पता है कि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, वी प्लान फॉर फ्यूचर। प्लानिंग इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब सबसे पहले कुछ डेफिनेशन की बात थोड़ी और हम डेप्थ में करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद नेचर ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का नेचर क्या होता है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू पर्पस। जो भी हमारा पर्पस या ऑब्जेक्टिव है उसमें कंट्रीब्यूट करता है ये, कंट्रीब्यूशन टू पर्पस, पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, कभी कभी जो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देखो यहाँ पर्पस में ना मैं सही से नहीं लिख पाया, वो कभी कभी ना मेरा पेन स्लाइड हो जाता है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट नेचर है इसका कि ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स है, उसको परवेसिव मीन्स इट इज फाउंड एवरीवेयर, इट इज फाउंड एवरीवेयर। इट मीन्स इवन यू आर अ वर्कर फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, एक सिंपल वर्कर हो या आप जूनियर मैनेजर हो, जिनको हम थर्ड लेवल मैनेजर्स बोलते हैं, या फिर इनको हम लोअर लेवल मैनेजर्स बोलते हैं, जिनमें आपके सुपरवाइजर या फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर्स या फोरमैन, या फिर आप एक कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एवरीबडी हैज टू प्लान। चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, और इस लेवल पे देखोगे तो ये सीईओ सबसे ऊपर आना चाहिए था, बट ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मैं इसको मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा। सो बेसिकली इट इज अ परवेसिव फंक्शन, इट इज फाउंड the third point is efficiency of resulting plans. The third point is efficiency of resulting plans, resulting plans, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम अपने प्लान्स को इफिशिएंटली अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी जो प्लानिंग है वो हेल्पफुल होती है, राइट। इफ यू प्लान प्रॉपरली you will achieve your target efficiently with less effort and less hard work. If you have a very proper planning, you can achieve your target in a very efficient manner. ये नेचर थे इसके। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस।
So we were talking about advantages. So the very first advantage is facilitates quick achievement of objective. It will help you to achieve your. Here is the first point. Facilitates facilitates quick achievement of quick achievement ऑब्जेक्टिव को क्विकली अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। ये देखो बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है, तो मैं उसी पॉइंट पे ज्यादा जोर डालूंगा जो कि थोड़ा सा होगा कि जिसपे हमें डिस्कशन करने की आवश्यकता होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ पर्पस। ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ पर्पस। अब इसका मतलब थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं। जो पर्पस है किसी कंपनी का या ऑब्जेक्टिव है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी के दो मैनेजर हैं, एक का पर्पस कुछ और हो और एक का पर्पस कुछ और हो। इट शुड बी सेम पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉमन। इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ पर्पस। पर्पस की एक रूपता हिंदी में बोलते हैं इसको कि ऑब्जेक्टिव मींस उद्देश्य की एकता। मींस देयर शुड बी कॉमन पर्पस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एवरीबडी शुड अचीव फॉर दैट डायरेक्शन ओनली। सब लोग एक ही दिशा में काम करें, एक ही टारगेट के लिए काम करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इंश्योर्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रॉपर प्लान करोगे तो इंश्योर्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप पूरी तरह से जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो तो। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 अवॉइड इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड्स इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स। अब मान लो किसी को स्लिम होना है, राइट, तो आप एक दिन जाके और एरोबिक्स करके आ जाओगे या फिर एक दिन जाके आप ट्रेडमिल पे दौड़ लोगे तो आप फिर अपना वेट चेक करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो देयर शुड बी प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। तो जब आपके पास प्लानिंग होती है तो आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब हमारे पास एक टारगेट है, हमारे पास एक टारगेट है कि इस बैच को एमकॉम और यूजीसी नेट क्रैक करना है फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, और डीयू का एमकॉम क्रैक करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉमन टारगेट है और उस कॉमन टारगेट के लिए हमारे पास 6 मंथ्स हैं और 6 मंथ्स के लिए हमने बिल्कुल टारगेट बना रखा है। हमने 2 स्लॉट्स क्लास का बना रखा है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ताकि कोर्स थोड़ा तेजी से हो सके। तो हम आने वाले 6 महीने तक अगर लगातार कंसिस्टेंटली काम करते हैं, हम लोग मीन्स मैं भी और आप भी, अगर हम पूरी एक यूनिट के रूप में कंसिस्टेंटली काम करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा। 100 नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, बिकॉज बट 99% चांसेस है कि हमें रिजल्ट मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी 100% की गारंटी नहीं दे सकता और ना ही आपको खुद के किसी भी चीज के लिए आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है कि आपसे बेहतर कैंडिडेट्स भी हैं क्या इस रेस में, इस फाइट में, इस कंपटीशन में। तो इस पे डिपेंड करता है, बिकॉज अराउंड 25 to 30,000 फॉर्म्स आर देयर एंड ओनली 1,000 सीट्स। तो कहने का मतलब है आपके पास एक प्लानिंग होता है तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, और जब कंसिस्टेंट रहते हो तो यू विल अचीव योर गोल। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इट रेजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ये वर्कर्स और मैनेजर्स की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ काम करोगे यू विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन योर कंपनी। कोई ऐसा वर्कर है जो कि प्लानिंग के साथ काम नहीं करता है, उसको मान लो ऑफिस टारगेट देती है लेकिन वो कभी भी टारगेट पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्कर्स का फिर जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट प्लानिंग फॉर देयर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स मैनेजरियल इफिशियंसी। प्रमोट्स
मैनेजरियल इफिशिएंसी, मैनेजरियल इफिशिएंसी, ये आपके अंदर एक मैनेजरियल क्वालिटी को इंक्रीज करता है, आपकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एंड लास्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन, ये आपका और हमारा, हम सभी का मोटिवेशन बढ़ाता है। इफ यू प्लान फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट और ऑब्जेक्टिव, तो आपका ऑटोमेटिकली रहेगा कि यस आई हैव टू क्रैक दैट थिंग, सो आई हैव टू बी रेगुलर, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड आई विल वर्क फॉर माई प्लान, आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं प्लानिंग करने के। एक बार जल्दी समअप कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स क्विक अचीवमेंट, अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हो तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो क्विकली। सेकेंड पॉइंट है हियर ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ पर्पस, ये हमारे पर्पस में यूनिटी लाता है। देयर शुड बी कॉमन पर्पस, ये नहीं कि एक मैनेजर का पर्पस कुछ और हो, दूसरे मैनेजर का पर्पस कुछ और हो, इसमें हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, इट इंश्योर्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे अगर आप प्लानिंग के साथ काम करोगे तो, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट नहीं रहोगे, यू विल बी कंसिस्टेंट इफ यू डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान्स। पॉइंट नंबर 5, हियर इज पॉइंट नंबर 5, इट रेजेस योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देता है। इट रेजेस योर कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप एक कंपटीशन में रहते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पीट करते हो एक दूसरे से, तो आपकी जो खुद की एक कॉम्पिटिटिवनेस है, खुद की जो परफॉर्मेंस है, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। इट प्रमोट्स योर मैनेजरियल इफिशिएंसी, आपके अंदर से एक मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को बढ़ाता है अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ काम करते हो। एंड द लास्ट वन इज इट इंप्रूव्स योर मोरल मोटिवेशन, ये आपके मोरल और मोटिवेशन को बूस्ट करता है, ठीक है। सो ये आपका कुछ एडवांटेजेस हैं। अब जल्दी से हम 2 मिनट डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। फर्स्ट पॉइंट, डिलेज एक्शन, एक्शन में डिले हो सकता है। इट डिलेज एक्शंस, कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग से करते रह जाते हैं, एक्शंस नहीं ले पाते हैं। खासकर मैं कुछ लेजी स्टूडेंट्स या फिर लेजी पीपल्स की बात करूं तो प्लानिंग बड़ी अच्छी बना लेंगे कि हम सुबह पढ़ेंगे, हम शाम को पढ़ेंगे, हम ये दीवारों पे चिपका देंगे, लेकिन वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं। तो एक्शंस भी लेना उतना ही इक्वल है, नहीं तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और सिर्फ सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है। इफ यू डोंट फॉलो योर प्लान, तो सिर्फ एक कागजों में प्लान बना देने से कुछ नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है इट इज अनसुटेबल, अनसुटेबल टू स्मॉल फर्म्स, अनसुटेबल टू स्मॉल फर्म्स, स्मॉल फर्म्स के लिए अनसुटेबल है। इट इज नॉट गुड फॉर स्मॉल फर्म्स बिकॉज they can't afford the CEOs or the high paid managers। तो ठीक है, जो आपके, क्योंकि ये स्मॉल फर्म से तो ये बड़े बड़े सीईओज को हायर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा हल्का होता है। और ये छोटी स्केल की कंपनियां हैं तो उनमें ज्यादा ये डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता पड़ती नहीं है। वैसे डिसीजन मेकिंग छोटे फर्म्स के लिए भी जरूरी है, लेकिन एक दोनों में फर्क क्या हो जाता है
कि स्मॉल फर्म्स जो है वो एक मैनेजरियल टीम को हायर नहीं कर सकती है, तो वो फिर एक सोल प्रोप्राइटर खुद के बेसिस पे ही अपनी डिसीजंस ले सकता है, और वो लेता भी है। लेकिन यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उस तरह से उतना वो बियर नहीं कर सकते कि वो हाई पेड मैनेजर्स को लेकर आए, सीईओ को, बड़े बड़े सीईओ को अपनी कंपनी में लेकर आए और उनको मैनेजर रखें। सो इट इज नॉट अफोर्डेबल टू स्मॉल कंपनीज। एंड समटाइम्स इट जनरेट्स फ्रस्ट्रेशन, इट जनरेट्स फ्रस्ट्रेशन। अगर आप प्लान प्रॉपरली नहीं कर पाते या फिर ऐसा प्लान बना लेते हो जो कि अनअचीवेबल प्लान हो, अनअचीवेबल। अब कोई ऐसा प्लान बना ले जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मान लो किसी किसी के लिए कोई प्लानिंग बनाता है कि मुझे सीए बनना है, और वो 8-10 घंटे पढ़ नहीं सकता है, 8 to 10 hours नहीं पढ़ सकता है, तो वो आज नहीं तो कल फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा, वो उस फील्ड में फेल हो जाएगा। इफ समवन वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एक यूपीएससी सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता है कोई पर्सन, एक डीएम बनना चाहता है, या फिर एक यू you नो know, एक क्या बोलते हैं उसको, एसपी, ठीक है। तो अगर आप आईपीएस आईएएस बनना चाहते हो और अगर आपके अंदर 8-10 घंटे पढ़ने की क्षमता नहीं है, सो यू विल फेल डेफिनेटली, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि आपके पास एक पैशंस पढ़ने का, एक हार्ड वर्क, कमिटमेंट, और आपके 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 अंदर एक रीडिंग हैबिट्स बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। 8 to 10 hours की डेली स्टडी की हैबिट होगी तभी आप ऐसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस। ये कुछ आपने लिमिटेशंस देखे, ये सब हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, आई नो, बट एक बार हमें जल्दी से रिकॉल करना था। अब हम कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे जो कि शायद हमने 12th क्लास में ना पढ़ी हो, या पढ़ी हो तो हम भूल गए हो, राइट। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा टॉपिक्स, आपको यू विल गेट टू नो कि हाँ सर हमने क्या पढ़ी और क्या नहीं पढ़ी। तो बिफोर मूविंग अहेड एक बार मैं स्टेप्स की बात और कर लूं। स्टेप्स, स्टेप्स इन प्लानिंग। स्टेप्स इन प्लानिंग, तो प्लानिंग के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑफ गोल्स। सबसे पहले हम अपना गोल सेट करते हैं, सेटिंग ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला स्टेप है क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव या कंपनी का गोल, या हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करें तो हम अपना अपने लाइफ का गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। देन व्हाट डू वी डू, फिर क्या करते हैं, आउटलाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। आउटलाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, एक प्लानिंग का प्रीमाइस सेट करते हैं, एक बाउंड्री सेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज इफ आई एम प्लानिंग टू बिकम अ यू नो an assistant professor in a particular college like Delhi University or some other university, if you are planning to become an UPSC officer, so अगर मैं ये प्लान करता हूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा और दूसरी तरफ मैं डॉक्टर बनूंगा, वो भी डॉक्टर, कॉमर्स का डॉक्टर तो होते ही नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। बिकॉज एक जो मेरी बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री लिमिटेड है। मेरी बाउंड्री इतनी है कि मैं भाई एक स्कूल का टीचर बन सकता हूँ या फिर एक कॉलेज का लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकता हूँ, अगर मैं इस फील्ड में रहता हूँ तो। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, आई कांट बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ लेकिन एकेडमिक डॉक्टर बन सकता हूँ, पीएचडी कर सकता हूँ। आई कांट बी एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारी प्लानिंग में भी कुछ बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्री को भी सेट करना होता है कि उस बाउंड्री से बाहर हम ना जाए,
ताकि हमारा जो फोकस है वो एक एरिया में ही रहे। ठीक है, हाँ, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। डिसाइडिंग द प्लानिंग पीरियड, डिसाइडिंग द प्लानिंग पीरियड, प्लानिंग पीरियड। जैसे कोई बच्चा सीए बनना चाहता है तो उसको ये तय करना होगा कि अगर वो आज बीकॉम के बाद अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसको आईपीसीसी में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, ये हम सबको पता है। बट फ्रॉम हेयर ही हैज टू प्लान कि मुझे 2 साल या 3 साल या 4 साल, जो भी एक बाउंड्री होती है, एक टाइम टाइम फ्रेम होता है, उसमें मुझे बनना है। अगर आप ऐसे प्लानिंग नहीं करते ना तो आपको इसमें 5 साल भी लग सकता है, आपको इसमें 10 साल भी लग सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और सिर्फ कागजों पे प्लानिंग बनाने से काम नहीं होता, यू हैव टू टेक मैसिव एक्शंस। और आपको साथ ही साथ एक्शन ही नहीं, सिर्फ सिर्फ एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, डेवलप अल्टरनेटिव प्लान्स, डेवलप अल्टरनेटिव प्लान्स, अल्टरनेटिव प्लान्स। देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और प्लान सी भी लेकर चलती है, प्लान बी और प्लान सी। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस समय अपना काम ऑनलाइन नहीं किया होगा, इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में, वो कंपनियां पिट गई होंगी, वो कंपनियां फेल हो गई। आपने आपको पता होगा इस समय सैकड़ों कंपनियां हमारे देश में बंद हो गई। यानी हर कंपनी के पास एक प्लान, एक अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। एवरी कंपनी हैज, खैर जो अभी मैं बता रहा हूं इसको बोलते हैं कंटिजेंट प्लान, इस पे हम आएंगे। कंटिजेंट मीन्स आपको पहले से अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कंटिजेंसी के वक्त, कुछ इमरजेंसी के वक्त जो आप प्लानिंग करते हो, दैट इज कंटिजेंट प्लान। और अल्टरनेटिव प्लान में हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्लान ए ये कहता था कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक आईटीसी, आईटीसी का नाम सबने सुना होगा। आईटीसी वैसे फेमस है थोड़े से, मैं आपको चलो बता देता हूँ। सिगरेट बनाने के लिए ज्यादा ये कंपनी फेमस है। मतलब ये जो है ना, टोबैको प्रोडक्ट्स, बहुत फेमस कंपनी पूरे विश्व में, टोबैको प्रोडक्ट्स। बट इसके साथ साथ ये ऐसी कंपनी को लेता है कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट, यानी ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होती है, जिनका बिजनेस एक एरिया में ही नहीं होता है, बहुत सारे एरियाज में होता है। जैसे ये सिगरेट भी बनाती है। ये सनफिस्ट बिस्किट का नाम सुना होगा आपने, सनफिस्ट, सनफिस्ट बिस्किट्स एंड ईटीसी, यानी ये बिस्किट भी बनाती है। ये कंपनी क्या नाम है, शैम्पू भी बनाती है। एक ये कंपनी साबुन भी बनाती है, विवेल, विवेल, विवेल सुना होगा आपने, विवेल, ये आईटीसी का प्रोडक्ट है, विवेल। सो दिस कंपनी इज वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी, बिकॉज यहाँ पे ये सिगरेट का भी, ये टोबैको प्रोडक्ट भी बना रही है, ये बिस्किट्स भी बना रही है, और ये शैम्पू भी बना रही है, साबुन भी बना रही है। तो इस तरह की कंपनियां जो होती हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड होती हैं। तो इनका प्लान ए, मान लो कि अब ये आज के डेट में बहुत बड़ी कंपनी है, आज से ये 150 साल पहले कंपनी खुली थी। तो इनका प्लान ए रहा होगा, प्लान ए नहीं चल पाया होगा तो प्लान बी स्टार्ट किया होगा। तो जो बिजनेस होता है उनके पास हमेशा एक अल्टरनेटिव प्लान होना ही चाहिए, नहीं तो सक्सीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6, डेरिवेटिव प्लान्स, डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान का मतलब होता है स्प्लिट इनटू डिपार्टमेंट। जो भी आपकी कंपनी के प्लान्स हैं, स्प्लिट इनटू डिपार्टमेंट्स, उनको डिपार्टमेंट्स में तोड़ दो, ब्रेक कर दो। इसीलिए क्या करती हैं कंपनियां, अलग अलग जो जो कंपनियां इंटेलिजेंटली अपने वर्क को हैंडल करती हैं, वो सभी कंपनी काम को अपने कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देती है। जैसे उनका एक एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, जिसको हम पर्सोनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। फिर इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है।
फिर इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, एंड दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स डिपार्टमेंट। सॉरी, सेल्स डिपार्टमेंट है। देखिए ये तो मार्केटिंग में आ गया ना, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, ये सब मार्केटिंग में आ गया। सो आपके पास जैसे आईटी डिपार्टमेंट एक हो सकता है, आईटी, या फिर आर&डी डिपार्टमेंट। आर&डी क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये आपके डेरिवेटिव प्लान्स में है कि आप अपनी जो भी प्लान्स है उसको स्प्लिट कर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज review your plans, review your plans periodically, review your plans। सिर्फ प्लानिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, you have to review it regularly, periodically। इसका मतलब है टाइम टू टाइम अपने प्लान्स को चेक करते रहना कि हम कितने प्रोग्रेस में हैं, कितना हमने टारगेट अचीव कर लिया, अभी कितना टारगेट अचीव करना बाकी है। सो दीज आर द स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार जल्दी से इसको समअप करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज, हम सबको पता है कि अब चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, दे हैव टू सेट गोल्स, उनको गोल सेट करना है। देन द सेकंड स्टेप इज इसके प्रीमाइस सेट करना, बाउंड्री सेट करना कि आपका जो प्लान है वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बटा हुआ नहीं होना चाहिए। पता चले आपके मन में ये भी हो कि मुझे टीचर बनना है, और आपके मन में ये भी हो कि मुझे बिजनेस करना है, और आपके मन में ये भी हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। इट इज नॉट पॉसिबल ना, ये क्योंकि अलग अलग डायमेंशन के हैं। अब साइंटिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ नहीं बन सकते, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डिफरेंट फील्ड, एंड साइंटिस्ट जो है वो साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, राइट? सो ये बहुत ज्यादा डिस्पर्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप प्लानिंग पीरियड करते हो। पीरियड मींस वी हैव टू प्लान कि हमारा टारगेट कितने दिन में अचीव हो जाएगा, क्या हमने 6 मंथ में या अचीव करेंगे, या हम 2 मंथ में अचीव करेंगे, 1 ईयर में अचीव करेंगे, वो डिपेंड करता है। एंड देन वी हैव द अल्टरनेटिव प्लान्स, हमारे पास प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए। लेकिन देखो करियर के लिए कितनी बार ये कहा जाता है कि हमारे पास प्लान बी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के अपने अपने मत हैं। तो इसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पास प्लान बी होगा तो प्लान ए पे फोकस नहीं करोगे, जैसे ही प्लान ए में डिफिकल्टी आएगी तो आप फिर स्विच कर जाओगे प्लान बी पे। सपोज किसी ने प्लान किया कि मुझे आईएएस के लिए तैयारी करनी है, यूपीएससी के लिए, अब उससे आईएएस नहीं निकलेगा तो वो फिर सोचेगा चलो यार मैं टीचर ही बन जाऊंगा किसी स्कूल में। तो कहने का मतलब है कि वो ये नहीं सोचता, कोई भी बच्चा जो आईएएस की तैयारी करता है वो बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जो भी क्रैक करते हैं ना, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, उनसे आप बात करना, उनके आप इंटरव्यू सुनना। ये लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो लाखों के पैकेज छोड़ के आते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है। एक पूजा मैम थी जो ऑल इंडिया रैंक 2 थी, उनका एक बेटा था 1.5 साल का उनके गोद में, और उन्होंने अपने बेटे को छोड़कर, अपनी नानी के पास छोड़कर, और 1.5 साल वो जाके हॉस्टल में तैयारी की थी, और 1.5 साल तक अपने बच्चे से नहीं मिली थी वो, छोटे से मासूम से बच्चे से। तो उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज जब सुनोगे ना, तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता है। लेकिन प्लान बी होना भी चाहिए एट द सेम टाइम। वो डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल कैसा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप बहुत ज्यादा मजबूत शख्सियत हो कि आप अपने प्लान के लिए कुछ भी कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, ऐसे लोग प्लान बी रखकर नहीं चलते हैं। और कुछ लोग स्मार्टली तैयारी करते हैं, 2-3 साल तैयारी की और आईएएस नहीं बन पाए तो कोई नहीं भाई, अपना बिजनेस कर लेंगे। कुछ प्लान बी वो जल्दी सोच कर चलते हैं, वो 10-10 साल तैयारी करने वाले लोग नहीं होते। कुछ लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं फिर भी नहीं बन पाते हैं, और वो प्लान बी भी नहीं रखते हैं, तो वो घर के भी नहीं रहते और घाट के भी नहीं रहते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन फिलहाल हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन द एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बात तो कर ही नहीं रहे फिलहाल। स्टेप नंबर 5, ये जो डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं ये बहुत आसान होते हैं। डेरिवेटिव मींस स्प्लिट योर ऑब्जेक्टिव इनटू डिपार्टमेंट्स। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है इसके लिए डिफरेंट, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ब्रेक कर दो, एंड सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे, एंड देन द कंपनी विल अचीव ओवरऑल टारगेट। एंड द लास्ट स्टेप इज रिव्यू और प्लान्स पीरियडिकली। अपने प्लान्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें कि आपने कितना अचीव किया
और कितना अभी अनअचीव्ड है, उसको आप अचीव करोगे इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब जो है प्लानिंग को हम लोग दो टर्म्स में कैटेगराइज करते हैं। ये आपने डेफिनेटली 11 12 में भी पढ़ा होगा जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ। बस मैं थोड़ा सा एक बार देखता हूँ आप लोग भूल गए या फिर आपको याद है। ये सब कुछ ही आपने पढ़ा था, बट स्टिल चीजें छोड़ के हमें आगे बढ़ना इज नॉट राइट वे। अब हम क्या करते हैं, प्लानिंग को टाइम्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। प्लानिंग कैटेगराइजेशन और कैटेगरी अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के बेसिस पे इसकी मैं कैटेगरी बना रहा हूं। जो पहला जो प्लानिंग है आपका वो है लॉन्ग रेंज प्लान्स। लॉन्ग रेंज प्लान्स, इसको ब्रैकेट में हम ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। समटाइम्स जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म में भी आ जाती है, लेकिन अगर इसका सिनोनिमस मतलब मोटे मोटे तौर पे ऐसे नॉइसेस को रिड्यूस करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या किया जाए, चलो थोड़ा सा कोशिश, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा देखता हूँ क्या हुआ। चलो तो लॉन्ग रेंज प्लान या फिर स्ट्रेटेजिक प्लान जो होते हैं ये बेसिकली, देखो पहले एक बार हम जल्दी से रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस स्टडीज को। एक बार हम जल्दी से लेवल्स बनाते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। लोअर लेवल में आपको पता है फोरमैन वगैरह आते हैं, फोरमैन या फिर सुपरवाइजर्स। मिडिल लेवल में आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गए, आपके एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर, या फिर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर। तो ये इनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो जो टॉप लेवल होता है इसमें आपके सीईओ, सीएफओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएफओ, ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो कंपनी का विजन, जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले होते हैं, वो टॉप लेवल के लोग। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज एसोसिएटेड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कभी कभी शॉर्ट टर्म में भी यूज की जाती है, बट ज्यादातर जगह पे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे इसको। और जो इसकी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी है वो आपको पता ही है। इसको हम सेकंड जो आपका बाइफर्केशन है वो क्या है? वो है आपका शॉर्ट रेंज प्लान। शॉर्ट रेंज प्लानिंग, और इसको हम ये भी बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग। अब इन दोनों ही टर्म को हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपनी का टारगेट क्या, कंपनी स्टेब्लिश क्यों हुई है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, व्हाट इज द मिशन ऑफ कंपनी और व्हाट इज द विजन ऑफ कंपनी। तो कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपके साथ बैठ के काम नहीं करेगा, उन्हें तो कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, कंपनी का बिजनेस फैलाना होता है। सो बेसिकली दे डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, जबकि हम बात करें शॉर्ट रेंज प्लानिंग्स की, जो हम राइट साइड में आके यहाँ देखेंगे, तो इसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग भी बोलते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग मींस एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। मान लो एक कंपनी में मोबाइल फोन बनता है, तो अब मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के समय कुछ ऑपरेशनल दिक्कत आएगी, डे टू डे प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपके कहां पे आ जाएंगी?
ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी ऑपरेशनल प्लानिंग में, कि जब आप किसी चीज का ऑपरेशन करते हो, मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां कुछ टेक्निकल इशू आएगा तो अपने कोई वर्कर है अपने सुपरवाइजर से पूछेगा कि सर ये फोन मेरे से बन नहीं पा रहा, इसमें आप बताइए कैसे करें, राइट। तो वो डे टू डे प्लानिंग है। जबकि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है वो कंपनी का विजन होता है, कंपनी का मिशन होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। जो कंपनी के सीईओ होते हैं वो आपके साथ बैठ के आपको फोन रिपेयर नहीं कराएंगे, या वो असेंबली लाइन में आपके साथ खड़े नहीं होंगे कि चल भाई इसको ऐसे ऐसे असेंबल करेंगे। नो, दे आर द विजनरी ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का विजन तय करते हैं, राइट। तो ये दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, आप सब अवेयर होंगे, बट स्टिल आई वाज रिपीटिंग द सेम थिंग्स। तो एक बार जल्दी से मैं दोबारा, मैंने थोड़ी सी हौच पौच कर दिया वहां पे, तो एक बार जो लॉन्ग रेंज प्लान्स हैं, या जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ये करता क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे पहले कंपनी का विजन या मिशन तय करता है, सेट विजन और मिशन ऑफ द कंपनी और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये तो इसका पहला काम है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करता है, ये कभी कभी कुछ मान लो फ्यूचर में कंटिजेंसी आती है। कंटिजेंसी मीन्स क्या होता है, इमरजेंसी। जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियों की हालत खराब हो गई, तो एक तरीके से कंपनी के लिए इमरजेंसी का सिचुएशन था कि भाई अब तो हम कंपनी को हमें बंद करना पड़ेगा लॉकडाउन में। तो इस सिचुएशन में कैसे उन कंपनियों ने कोप अप किया होगा, कैसे इसको झेला होगा, तो इसको बोलते हैं कोपिंग मैनेजमेंट। इस समय क्या है, जब कंटिजेंसी को कोप अप करना, कोपिंग मैनेजमेंट। कोपिंग मैनेजमेंट मीन्स जब कोई रिस्क आए, जब कोई इमरजेंसी आए, तो उससे आप किसी रिस्क से, किसी इमरजेंसी को आप कैसे टेकल करते हो, किसी इमरजेंसी को आप कैसे टेकल करते हो। तो ये इसमें कहीं ना कहीं आपको जो टॉप लेवल है वो आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, और बहुत सारे इसके लिए कोपिंग मैनेजमेंट तैयार करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है इन्होंने लिखा है मेकिंग मेकिंग डिसीजंस मेकिंग डिसीजंस about about the right thing at right time, the right thing at right time, the right thing at right time, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4। और ये फ्यूचर एक्शंस लेते हैं, फ्यूचर एक्शंस, सबको फ्यूचर एक्शंस के लिए रेडी रखते हैं, ठीक है। सो दीज आर 3 or 4 पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और इसमें मैं 2 पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा स्टार बना के यहाँ नीचे, कि जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, एंटिसिपेट करता है। एंटिसिपेट यानी फोरकास्ट करना, एंटिसिपेट करना मतलब फोरकास्ट करना, फ्यूचर के लिए सोच कर चलना। फोरकास्टिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये पॉइंट कहां से लिया गया, ये पॉइंट लिया गया मार्केटिंग के स्वॉट एनालिसिस से। स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये मैं बाद में समझाऊंगा जब मार्केटिंग कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटिसिपेट और फोरकास्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कोविड आया तो ये सबसे पहले हमारे लिए थ्रेट था सभी कंपनियों के लिए, बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद हो गई, लेकिन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस थ्रेट को संभाल लिया, उन्होंने अपने आप को बनाए रखा, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा, रिस्क बियर किया, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी है। क्यों? बिकॉज अगर वो अपने वर्क को
ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, अगर ऑनलाइन कर लेते हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, तो उनको बाहर से भी काम मिल सकता है। दे कैन गेट जॉब्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑनलाइन। अगर ये खासकर ये किन के लिए, किन कंपनियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा, जो कंपनियां बीपीओ टाइप की कंपनी है। इस तरह की कंपनियों में क्या होता है, प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें आउटसोर्स करना होता है सर्विस को, यानी कहीं ना कहीं आप घर बैठे बैठे ऐसे वर्क को कर सकते हो। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनमें आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी आप ऑनलाइन काम कर लो, भाई मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी कंपनी में जाके ही होगी ना। किसी कंपनी में दूध की थैली बनती है तो वो तो आपको जाना पड़ेगा ना कंपनी में। किसी कंपनी में जूते बनते हैं तो जूते तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन जूते तो नहीं बना लोगे ना, राइट। उसका डिजाइन बना सकते हो, आधे काम उसके हो सकते हैं। जैसे मान लो कि जूते का लोगो बनाना, जूते का डिजाइन तैयार करना, उसके लिए ऑफिस की जगह आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। जूते की मार्केटिंग करना, कि भाई जो भी आपने शूज मैन्युफैक्चर किया है उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हो, उसके लिए आप जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही जाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट था, फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एंटिसिपेट करता है। और दूसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, जो मैं चाह रहा हूं मेंशन करूं, ये है प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। आपको क्लैरिटी देता है, आपको मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को क्लैरिटी देता है, पर्पस देता है और डायरेक्शन देता है। यही काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओ जो होते हैं कंपनी के, सीएफओ होते हैं, एमडी होते हैं। जैसे गूगल का सीईओ आपको पता होगा सुंदर पिचाई है, इंडिया का ही है। गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। अब सुंदर पिचाई बैठ के और वो गूगल के छोटे मोटे जो टेक्निकल इश्यूज है वो बैठ के वो सॉल्व नहीं करते हैं। वो बेसिकली पूरे आई थिंक 150 देशों में लगभग गूगल का काम है, 150 से ज्यादा देशों में गूगल का बिजनेस है। तो उस पूरे 150 देशों को हेड कर रहे हैं वो। तो वो छोटे मोटे डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए उन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं। उनके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। सुंदर पिचाई सिर्फ कंपनी को डायरेक्शन दे सकते हैं, एक पर्पस दे सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं, एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस दे सकते हैं कि हमें इस दिशा में काम करना है, राइट। सो दीज आर द प्लानिंग कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान में इस तरीके से। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्लान के भी दो तीन बातें मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो शॉर्ट रेंज प्लान होते हैं, जिनको हम ऑपरेशनल प्लान भी बोलते हैं या फिर डे टू डे प्लान भी बोलते हैं, शॉर्ट रेंज प्लानिंग या फिर ऑपरेशनल, नाम से देखो अर्थ मिल रहा होगा। ऑपरेशनल मीन्स जो डे टू डे काम होता है, ऑपरेशन जो होता है कंपनी में, ऑपरेशनल प्लानिंग, या इनको हम डे टू डे प्लानिंग भी कहते हैं, डे टू डे प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, आपको आइडिया लग ही गया होगा, बट स्टिल सबसे पहले ये कंपनी के टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करता है, टेक्निकल इश्यूज को। दूसरी बात कि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द एम्प्लॉयज और वर्कर्स, डायरेक्टली इन्वॉल्व्स एंड एड्रेस, एड्रेस द प्रॉब्लम। एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना, वो पता वाला एड्रेस नहीं बोल रहा मैं, आपके घर का पता। एड्रेस और सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज। और इस तरह के ज्यादातर काम या तो मिडिल या तो लोअर लेवल मैनेजर करते हैं, जो कि एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या तो फोरमैन कंपनी के, या कभी कभी जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जो कि मिडिल लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स लाइक एचआर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये चीजें हमने की। अच्छा, इसमें एक दो बातें और लिख लेते हैं। और किस तरह से ये असिस्ट करता है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी बहुत हद तक यही लोग करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म में ही होता है। एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज रेगुलरली, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज रेगुलरली। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये सब बातें बहुत कॉमन थी, तो ये सब चीजें आपको बस रिवीजन कराया है मैंने। कुछ भी मुझे इस चैप्टर में नया दिखेगा तो मैं वो भी करा दूंगा। अब जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्लान्स है। मैंने अभी थोड़ा बहुत उसका आपको हिंट दे भी दिया है। टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लान्स के क्या क्या टाइप होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको भी हम लोग अलग अलग टर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डू वी हैव टाइम? अभी 8:50 हो रहा है, 7 तो ओके। अच्छा ये बताओ, मैं आगे और अभी टॉपिक्स कराऊं या पहले कुछ क्वेश्चन आंसर करा दूं मैं, ताकि पता चले कि इस चैप्टर का क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या है। ये पूरा चैप्टर आज मैं फिनिश करा दूं? ऐसा करते हैं, देखो इस चैप्टर में लगभग 20 क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन आज करा देता हूँ, 10 क्वेश्चन कल करा दूंगा। कुछ टॉपिक्स भी बचता है, उन टॉपिक्स को भी मैं कल ले लूंगा। तो अब मैं जो लास्ट के हाफ एन आवर है उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं ये अब मैं कल कराऊंगा, टुमारो। बाकी जो ये लगभग 60% चैप्टर खत्म हो गया है, बाकी हम ये प्लानिंग चैप्टर कल कवर कर लेंगे। अब हम इसके एमसीक्यू करते हैं, जितना भी मैंने टॉपिक कराया उसके एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू डीयू के क्वेश्चन भी हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन जामिया के भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट के होते हैं, जो कि आपसे ऊपर लेवल का, जो प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्जाम देना होगा आपको, एमकॉम के बाद देना होगा ये, किसी को अगर टीचिंग लाइन में जाना हो, कॉलेज की टीचिंग में, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास। नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, नो प्लानिंग, नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, विदाउट। अब मैं आपकी क्लास बस अब 10 मिनट और होगी, क्योंकि इवनिंग क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती है ना। बाकी एक दो मैम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए मैं थोड़ा सा मैंने 15-20 मिनट रखा हुआ है इसी बैच में ही। सो नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो ऑप्शन ए है आपका, ध्यान से देखना, बजट, विदाउट बजट। ऑप्शन बी देखना, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन सी देखना, पावर्स, एंड ऑप्शन डी, नोन ऑफ द एबव, नोटा। बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन से आसान था, ठीक है, बट स्टिल कहता है नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग। बिना ऑब्जेक्टिव सेट किए किसी प्लान का कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा आपकी प्लानिंग। आपका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है? तो हमने, आपको याद होगा जब हमने स्टेप्स की डिस्कशन की थी आज ही की क्लास में, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करना। तो आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, वैसे क्वेश्चन भी आसान था। अब तुम देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ज्यादा टफ पेपर नहीं होता, लेकिन देखो उनके लिए तो सब कुछ ही टफ है जो पढ़ के ही नहीं जाएंगे सिर्फ जाके और फॉर्मेलिटी। देखो कहने को होता है कि 25,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो सीरियस बच्चे होते हैं मुझे लगता है 4-5 हजार बच्चे ही तैयार करते होंगे। तो मेन कॉम्पिटिशन कितना है? 5,000 बच्चों में 1,000 सीटें हैं, तो 5 में से 1 का आपका कॉम्पिटिशन है, 5:1। और अगर आपको रेगुलर में जाना है तो 10:3, 10 में से 3 बच्चों का, ऐसा कुछ रेशियो है।
चलो, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पॉलिसी मेकिंग, ध्यान से देखना। पॉलिसी मेकिंग is an important policy making is an policy making is an important part of the process of चार ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन सी है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग, एंड ऑप्शन डी है मोटिवेटिंग। बताइए, पॉलिसी मेकिंग किसका पार्ट होता है? प्लानिंग का, या कोऑर्डिनेशन का, या ऑर्गेनाइजिंग का, या मोटिवेटिंग का? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नो, सोचो 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 सोचो। डी। बी, ओके। द राइट आंसर इज प्लानिंग। प्लानिंग में तो आप पॉलिसी बनाते हो ना, यू हैव टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? पॉलिसी मेकिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो आपकी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाता है, विजन या मिशन सेट करता है। तो ये भी तो पॉलिसी मेकिंग का ही पार्ट होता है, प्लानिंग। पॉलिसी मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ध्यान रखना आगे से। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन मुझे लगा कि आप अटेम्प्ट कर जाओगे एनीवेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है दीज आर क्लोजली रिलेटेड। ऑप्शन बी, these give direction, are framework, these are framework, and both A and B। बताइए, what is the right answer? ऑप्शन डी। सर ऑप्शन ओके, और लोग बताइए। सर ऑप्शन बी। ओके, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपस में क्लोजली रिलेटेड भी है और ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं, दे गिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक दो क्वेश्चन और करा दो, 5 क्वेश्चन आज कराया था, बाकी कल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादातर क्वेश्चन अभी
ऐसे हैं जो कि मैंने भी आपको कराए नहीं हैं। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज अभी मैंने क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक में क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं वो भी कल रह गया है, 40% क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछा हुआ है, तो वो मैं आपको कल कराऊंगा। तो इसलिए अभी रहने देते हैं, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ आज की क्लास की। चलिए।